साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये है करंट अफेयर्स, टॉप 10 करंट अफेयर्स हैं ये, और ये उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी के और स्टेट लेवल के एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 2024 के हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए, पहला सवाल है बेटा। पहले सवाल में लिखा गया है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का क्या नाम है। हेपेटाइटिस का पहला वैक्सीन, पहला टीका जो भारत ने बनाया है, उसका नाम बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, हैबिश्योर है, हैपामर्ज है, लिव ए है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर है बेटा हैबिश्योर। इसका सही आंसर है हैबिश्योर। देखिए, मैं 2 बातें बताऊंगा। एक तो आपको ये याद रखना है, हेपेटाइटिस एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, याद रखना, इम्पोर्टेंट है, करंट से अलग है। हेपेटाइटिस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है बेटा। तो प्रभावित अंग जो होता है, याद रखें, प्रभावित अंग जो होता है बेटा, वो होता हमारा यकृत। यकृत को लीवर भी कहते हैं। यकृत को क्या कहते हैं बेटा, लीवर कहते हैं। तो लीवर प्रभावित होता है ना। आपने नाम सुना होगा जो जॉन्डिस है, पीलिया है, हाँ, पीलिया भी कहते हैं, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत। अच्छा, हेपेटाइटिस बीमारी का कारण क्या है। कभी कभी सवाल पूछ लेंगे कि हेपेटाइटिस बीमारी जो है वो किससे होती है। ऑप्शन होगा बैक्टीरिया से, ऑप्शन होगा वायरस से, ऑप्शन होगा प्रोटोजोआ से, ऑप्शन होगा कवक से। तो किससे बीमारी होती है बेटा, तो ये वायरस की बीमारी है, और वायरस को कहते हैं हिंदी में विषाणु। विषाणु और अंग्रेजी में कहते हैं वायरस। अब सवाल ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया हेपेटाइटिस जो बीमारी है वायरस की बीमारी है, तो उसके वायरस का नाम क्या है। तो बेटा इसके वायरस का नाम जो है, इसके वायरस का जो नाम है उसे कहते हैं हेपेटो वायरस। हेपेटो वायरस, क्या नाम बेटा, हेपेटो वायरस। याद रखें इतनी बात, हेपेटो वायरस मतलब हेपेटो कहते हैं कुल मिलाकर। तो कितनी बातें हो गई, 2। हेपेटाइटिस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हमारा लीवर। हेपेटाइटिस बीमारी किसकी वजह से होती है, तो वायरस की वजह से। 1% पूछ सकता है कि इसके वायरस का नाम क्या है, तो हेपेटो वायरस, ठीक है। अब इसका क्या करा है, इसका पहला स्वदेशी टीका बनाया गया है। पहला स्वदेशी टीका, टीके को अंग्रेजी में वैक्सीन कहते हैं। तो प्रथम, इसका प्रथम स्वदेशी या तो कह दो वैक्सीन अंग्रेजी में, और हिंदी में कह दो टीका। तो इसका पहला स्वदेशी टीका जो बना है, करंट में यही सवाल है कि हेपेटाइटिस ए का पहला स्वदेशी टीके का नाम क्या है जो भारत ने बनाया है। तो उसका नाम है हैबिश्योर। क्या नाम है बेटा, हैबिश्योर। हैबिश्योर क्या है, कोई पूछेगा हैबिश्योर क्या है। एक मिसाइल है, एक रॉकेट है ना, एक जलपोत है, या एक टीका है। तो हैबिश्योर जो है वो हेपेटाइटिस ए का टीका है, भारत ने बनाया है। हैदराबाद की कंपनी है, उसने इसका निर्माण करा है, ठीक है। ये 3 बातें आप याद कर लो बेटा, पेपर में आने की संभावना है। या तो ये पूछ लेगा कि हेपेटाइटिस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपको बताना होगा यकृत। या आपसे ये पूछ लेगा कि हेपेटाइटिस बीमारी का कारण क्या है, तो वो है वायरस। ये पूछ लेगा कि हेपेटाइटिस का पहला भारतीय टीके का नाम क्या है, तो उसका नाम है हैबिश्योर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बेटा। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए
अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। और अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। भारत का स्थान कौन सा है, किस मामले में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत का नंबर पूछा गया है। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा स्थान है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का? तो भारत का नंबर है बेटा चौथा। अब चौथा नंबर है तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पहला नंबर किस देश का आता है? तो पहला नंबर आता है बेटा यूएसए का। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में दूसरा नंबर आता है बेटा चीन का। तीसरा नंबर आता है रसिया का, एक मिनट, दूसरा नंबर होता है बेटा रूस का, तीसरा नंबर है चीन का और चौथा नंबर है हमारी इंडिया का। भारत का नंबर जो है वो चौथा है। अब आपको दो बातें याद रखनी पड़ेंगी, बस ज़्यादा नहीं, सब याद नहीं रखने, एक भारत का नंबर और एक पहला नंबर। सवाल यह है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पहला देश कौन सा है, शीर्ष रैंक का देश कौन सा है? तो वो आता बेटा अमेरिका। और भारत की रैंक पूछेगा तो भारत की रैंक है चौथी, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। चलिए अगला सवाल है, और ये सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस मामले में है क्योंकि एमएस स्वामीनाथन को इसी साल 2024 में भारत रत्न दिया गया है। तो सवाल यह है कि एमएस स्वामीनाथन को पद्म भूषण का सम्मान किस वर्ष दिया गया? एमएस स्वामीनाथन को पद्म भूषण कब मिला था? एमएस स्वामीनाथन को पद्म भूषण का सम्मान कब मिला था? पद्म भूषण का सम्मान कब मिला था? 1967, 1972, 1989 और 2024। तो मैं बता दूं आपको बेटा 1972 में एमएस स्वामीनाथन को सम्मान मिला था कौन सा? पद्म भूषण का। अब चूंकि मैंने बताया है कि 2024 में एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न मिला है, ये चर्चा में है। हो सकता है कि पद्म भूषण पूछ ले, पद्म विभूषण पूछ ले, रमन मैग्सेसे से पूछ ले, पुराने कोई अवार्ड पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए उत्तर प्रदेश में और एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, बात करते हैं एमएस स्वामीनाथन की। ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। एमएस स्वामीनाथन कौन थे? तो ये भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे। देखिए ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? तो ये कौन थे? तो भारत में ये एक कृषि वैज्ञानिक, एमएस स्वामीनाथन के नाम की चर्चा चली है, सवाल पूछा जाएगा। तो वो एक कृषि वैज्ञानिक थे। आपको पता होगा उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो उन्हें क्या नाम दिया गया था भैया? उनका उपनाम क्या था? उन्हें क्या कहते हैं? भारत में हरित क्रांति का जनक। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है बेटा? एमएस स्वामीनाथन को। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इस सवाल का आंसर, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, इस सवाल का आंसर आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, अपनी नॉलेज को चेक करिए और कमेंट करके बताइए। ये जो एमएस स्वामीनाथन है, इनको कौन कौन से सम्मान मिले अपने काम के लिए? तो 1967 में इनको मिला था बेटा पद्मश्री। 1967 में भारत सरकार ने उनको पद्मश्री दिया। 1971 में उनको मिला रमन मैग्सेसे। ये सवाल भी आ सकता है, रमन मैग्सेसे। 1971 में रमन मैग्सेसे मिला, जो कि एशिया का नोबल कहलाता है। ठीक है, तीसरा 1972 में उनको मिला पद्म भूषण। पद्म भूषण दूसरा पद्म पुरस्कार है। 1989 में भारत सरकार ने उनको दिया पद्म विभूषण।
ये सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार है, पद्म विभूषण। एक महान शख्सियत थे एम.एस. स्वामीनाथन। तीनों पद्म पुरस्कार उनको मिले हैं, तीनों पद्म पुरस्कार, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। और अब 2024 में भारत सरकार ने एम.एस. स्वामीनाथन को दिया है भारत रत्न। भारत रत्न उनको मिला है 53वां, 53वां भारत रत्न मिला है उनको। अब की बार 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है। 49वां भारत रत्न मिला था कर्पूरी ठाकुर को, 50वां मिला था लाल कृष्ण आडवाणी को, 51वां मिला है किसको, 51वां चौधरी चरण सिंह को, 52वां मिला है किसको, तो 52वां मिला है पी.वी. नरसिम्हा राव को, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। और 53वां मिला है एम.एस. स्वामीनाथन को। 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करा इस बार सरकार ने। इम्पोर्टेंट हेडिंग है, आ सकता है भैया पेपर में। चलिए अगला सवाल देखें तो क्या कह रहे हैं, किस देश का मून स्नाइपर मिशन चंद्रमा पर उतरा। अब इतना पूछ लेगा कि मून स्नाइपर एक मिशन है और वो किस देश का मिशन था। मून स्नाइपर जो है वो किस देश का मिशन था। ऑप्शन है चीन, जापान, यूएसए या ब्राज़ील। तो मून स्नाइपर जो है वो किस देश का एक मिशन है जो चंद्रमा पर गया था। तो मून स्नाइपर जो है वो जापान का एक मिशन है जो चंद्रमा पर उतरा था। याद रखें, अंडरलाइन कर दें मून स्नाइपर को। मून स्नाइपर एक मिशन था जो चंद्रमा पर उतरा था, किस देश का था, तो बेटा देश का नाम है जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है और ये जापान का मून स्नाइपर के नाम से मिशन था जो चंद्रमा पर उतरा था। ठीक है, चंद्रमा पर उतरा था मून स्नाइपर। एक सवाल पूछा जाएगा कि चंद्रमा पर अपना मिशन उतारने वाला दुनिया का 5वां देश बना है जापान। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया का 5वां और सबसे नया देश जिसने चंद्रमा पर अपने मिशन को उतारा है वो जापान है। तो चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले देश कौन कौन से हैं। चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले देश, पहुंचने वाले देश, मेरी तरफ से तो मून स्नाइपर याद रख लो, रट्टा मार लो, आएगा ये तय बात है। पेपर में पुलिस में पूछा जाएगा सवाल ये मून स्नाइपर का। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला देश बना था रूस। और रूस ने अपना अंतरिक्ष यान भेजा था चंद्रमा पर, नाम था उसका लूना। लूना रूस का मिशन था। फिर भेजा यूएसए ने, अमेरिका ने, उसका नाम था अपोलो, जिसमें पहली बार नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन गए थे। उसका नाम था अपोलो। अपोलो अमेरिका का मिशन था। दुनिया का तीसरा देश बना चीन। चीन के चंद्रयान का नाम क्या था, तो उसका नाम था चांग-ई। चांग-ई। चौथा देश बना भारत। भारत ने चंद्रमा पर जो अपना मिशन भेजा था उसका नाम सब बच्चों को पता होगा, चंद्रयान। ठीक है, पहला चंद्रयान 1 गया, फिर चंद्रयान 2 गया, अब चंद्रयान 3 गया है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 तक हम पहुंच गए हैं। और दुनिया का 5वां देश बना है जापान। जापान ने जो अपना मिशन भेजा चंद्रमा पर उसका नाम है मून स्नाइपर। मून स्नाइपर किस देश का मिशन है चंद्रमा का पर भेजा जाने वाला, तो जापान का। तो सवाल ऐसा बनेगा कि मून स्नाइपर जो है वो चंद्रमा पर जो पहुंचा एक मिशन वो किस देश का है, जापान का। तो मून स्नाइपर जो है वो चंद्रमा पर पहुंचा है, जापान का मिशन है। दुनिया में अब तक कितने देश चंद्रमा पर अपने मिशन भेज चुके हैं सफलतापूर्वक, तो उसमें 5 देश हैं। दुनिया का पहला देश रसिया है और 5वां देश जो है वो जापान है। भारत का नंबर 4था है। चलिए अगला सवाल देखेंगे
अगला सवाल ये बेटा कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 78वां अधिवेशन है उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन है डेनिस फ्रांसिस, अब्दुल्ला शाहिद, बेफ्रिन कॉड या इनमें से कोई नहीं। कौन है भैया जो 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष हैं? तो उनका नाम है बेटा डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस, रट्टा लगा दीजिए, अच्छा सवाल है, पेपर में आने लायक। डेनिस फ्रांसिस जो हैं वो महासभा के 78वें अध्यक्ष बने हैं। ये महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र की, उसके महासभा के 78वें अध्यक्ष। एक सवाल और आ सकता है, एक सवाल और आ सकता है, ये जो डेनिस फ्रांसिस हैं कहाँ के रहने वाले हैं? ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस किस देश के हैं? तो देश का नाम, एक द्वीपीय देश है, उस देश का नाम है बेटा त्रिनिडाद व टोबैगो। त्रिनिडाद व टोबैगो। के रहने वाले हैं, ये जरूर याद रख लें। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है त्रिनिडाद टोबैगो। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने हैं, नाम तो उनका डेनिस फ्रांसिस है, देश का नाम है त्रिनिडाद व टोबैगो या टोबैगो, एक ही बात है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। पाकिस्तान सीमा पर भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन विजय, दूसरा है ऑपरेशन शक्ति, तीसरा है ऑपरेशन सर्वशक्ति, चौथा ऑपरेशन कायाकल्प। भारतीय सेना ने पाकिस्तान सीमा पर आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो उसका नाम है ऑपरेशन सर्वशक्ति। याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन सर्वशक्ति। ये ऑपरेशन किसने चलाया है? तो भारतीय सेना ने चलाया है। ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना ने चलाया। अच्छा सवाल यह है, कहाँ चलाया है? तो पाकिस्तान सीमा पर, पाकिस्तान सीमा पर चलाया है। पाकिस्तान सीमा पर चलाया है। तीसरा सवाल ये उठता है, क्यों चलाया है? तो आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए। आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए। आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए ये ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सर्वशक्ति। अब सवाल ये निकलता है कि जो भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी, उसके कितने कमांड हैं? यहाँ से भी सवाल आ सकता है, पुलिस में तो आ सकता है। तो भारतीय सेना के कमांड, भारतीय सेना को 7 कमांडों में बांटा गया है। एक नाम आता है उत्तरी कमांड, भारतीय सेना के उत्तरी कमांड का जो मुख्यालय है वो है उधमपुर, और बेटा उधमपुर आता है जम्मू कश्मीर में, और इसी उधमपुर कमांड ने इसको चलाया है सर्वशक्ति, ऑपरेशन सर्वशक्ति। दूसरा है दक्षिणी कमांड, भारतीय सेना का दक्षिणी कमांड, उसका मुख्यालय है पुणे में, और सब बच्चों को पता होगा पुणे महाराष्ट्र में है। तीसरा सवाल है पूर्वी कमांड। पूर्वी कमांड का मुख्यालय आता है बेटा कलकत्ता।
सब बच्चों को पता है कलकत्ता पश्चिमी बंगाल में है। चौथा कमांड पश्चिमी कमांड। पश्चिमी कमांड का जो मुख्यालय है वो आता है चंडी मंदिर, मतलब हरियाणा में। बेटा पांचवी कमांड है मध्य कमांड, इसे कहते हैं सेंट्रल कमांड। मध्य कमांड का मुख्यालय है लखनऊ में। मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ है। और बेटा लखनऊ जो है वो हमारे यूपी में है। भारतीय सेना का छठा कमांड है दक्षिणी पश्चिमी कमांड। दक्षिणी पश्चिमी कमांड। और बेटा इसका मुख्यालय जयपुर में। और एक आता ट्रेनिंग कमांड। ट्रेनिंग कमांड का जो मुख्यालय है बेटा वो आता है शिमला में। आपको करंट में क्या याद रखना है, हम बात करंट की कर रहे हैं, ये तो ओल्ड जानकारी मैंने लिखवा दी कि इसके चांसेस आने के पुलिस के एग्जाम में। सवाल ये पूछा जाएगा कि ऑपरेशन सर्वशक्ति किसने चलाया है, भारतीय जल सेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना या उत्तर प्रदेश पुलिस ने चलाया है। तो भारतीय थल सेना ने चलाया। कहाँ चलाया है? जम्मू कश्मीर में चलाया है। ठीक है, और क्यों चलाया है? आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगले सवाल में कह रहे हैं इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इंडोनेशिया में नए राष्ट्रपति के रूप में कौन बने हैं इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति? ऑप्शन है प्रोबोवो सुबियांतो, जोको विडोडो, तसेरिंग या डैनियल फिलिप्स। तो मैं आपको बता दूं बेटा, प्रोबोवो सुबियांतो को जो है चुना गया है इंडोनेशिया का राष्ट्रपति। देखिए इंडोनेशिया के बारे में, भारत का समुद्र में श्रीलंका के बाद दूसरा पड़ोसी देश हमारा इंडोनेशिया है। सवाल दोबारा सुन लीजिए, अगर कहें कि समुद्र में भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश तो श्रीलंका, और समुद्र में भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश तो इंडोनेशिया। ठीक है, तो भैया जो इंडोनेशिया है, जो बेटा इंडोनेशिया है, सब बच्चों को पता है इंडोनेशिया की जो कैपिटल है, राजधानी वो जकार्ता है। और इंडोनेशिया की जो मुद्रा है, वो आता है रुपया। क्या है? रुपया। और बेटा इंडोनेशिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं, पहले ये थे जोको विडोडो, ये चले गए हैं, ये रिटायर हो गए हैं। इनकी जगह नए राष्ट्रपति आए हैं, उनका नाम है प्रोबोवो सुबियांतो। ठीक है, सुबियांतो। आ सकता है भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में ये सवाल। तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं प्रोबोवो सुबियांतो, ये करंट में आपको याद रखना, एक लाइन मात्र। ठीक है, मुद्रा और राजधानी उम्मीद आप पहले से जानते होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। ये कह रहे हैं किस राज्य ने काजी नेमू को राजकीय फल घोषित किया है? कौन सा राज्य ऐसा है जिसने काजी नेमू को राजकीय फल घोषित किया है? काजी नेमू को सिक्किम है, हिमाचल है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है। तो देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा है। ये राजकीय फल की बात कर रहे हैं, तो राजकीय फल घोषित करा है बेटा असम ने। ठीक है, तो जो असम है, असम की कैपिटल क्या है? असम की राजधानी दिसपुर। असम के सीएम कौन है? तो उनका नाम सुना होगा, हेमंत बिश्वा शर्मा। असम के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल, उनका नाम है गुलाब चंद्र कटारिया। गुलाब चंद्र कटारिया। और देखिए असम ने अपना राजकीय फल
असम का राजकीय फल जो है वो क्या है, कमेंट करके बताएं। उत्तर प्रदेश का राजकीय फल क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल क्या है, कमेंट करके बताएं। देखिए राजकीय फल है काजी नींबू। काजी नींबू को असम ने अपना राजकीय फल घोषित करा है। और मैंने पूछा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फल क्या है, कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगर राजकीय पशु की बात करेंगे असम का, तो सब बच्चों को पता होना चाहिए, वो है एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाला गैंडा ये असम का राजकीय पशु है। आपको याद रखना है कि काजी नींबू को किसने अपना राजकीय फल घोषित करा है, तो असम। एक सवाल मैंने कल बताया था आपको पिछली क्लास में कि किर्गिस्तान का राजकीय चिन्ह बना है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड किर्गिस्तान का राजकीय प्रतीक बना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक कौन व्यक्ति रहे हैं, वो रिकॉर्ड अब उनके नाम हो गया है। कौन व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय से रहे हैं? ओलेग कोनोनेंको, टिमोथी कोपरा, जेफ बेजोस, या इनमें से कोई नहीं। तो उनका नाम याद रखें। ये जो नाम है, हाँ, ओलेग कोनोनेंको रसिया के रहने वाले हैं और अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय हो गया इन्हें रहते हुए, 1000 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? इम्पोर्टेंट सवाल है। रसिया के अंतरिक्ष यात्री हैं, नाम है उनका ओलेग कोनोनेंको। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया है। अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, पेपर में आ सकता है, ऐसे रिकॉर्ड पूछे जा सकते हैं। एक तो नाम इतना अटपटा है ओलेग कोनोनेंको, इसे याद करने में बड़ा शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इस वजह से भी सवाल इम्पोर्टेंट है, अटपटा सवाल है कुछ। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तो कह रहे हैं 71वीं मिस वर्ल्ड कौन बनी है? सिनी शेट्टी बनी है, दूसरा नाम है क्रिस्टिना पिस्कोवा बनी है, कैरोलिना बिलावास्का बनी है, या यास्मिना जायटोन बनी है। सवाल ये है कि 71वीं मिस वर्ल्ड कौन बनी है 2024 में? 2024 में 71वीं मिस वर्ल्ड कौन बनी है, उनका नाम बताना है आपको, उनका नाम बताना है आपको। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखो 2 बातें याद रखो, 23 का भी याद रखो, 23 वाला भी याद रखो, क्योंकि पुलिस में 23 का भी आ सकता है। ये तो है 70वीं मिस वर्ल्ड, 70वीं मिस वर्ल्ड, ये 2023 का मामला है। ठीक है, और अब है 71वीं मिस वर्ल्ड, 71वीं मिस वर्ल्ड। तो ये मामला है 2024 का। अगर 70वीं मिस वर्ल्ड पूछेंगे तो उनका नाम है कैरोलिना बिलावास्का। ये 70वीं मिस वर्ल्ड है कैरोलिना बिलावास्का। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? पोलैंड की। और 71वीं जो मिस वर्ल्ड बनी है भैया, 71वीं जो मिस वर्ल्ड बनी है उनका नाम है क्रिस्टीना पिस्कोवा। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये रहने वाली है बेटा चेक गणराज्य की। कमेंट करके बताइए भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी थी और उनका नाम क्या था? भारत की पहली मिस वर्ल्ड का नाम क्या था? कमेंट करके हर सवाल का जवाब बताइए ताकि आपकी नॉलेज भी चेक होती रहे। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। सब इम्पोर्टेंट सवाल है, पेपर में आने लायक हैं और उम्मीद ये है कि इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है,
तो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।